नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह वर्तमान में भी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, जिसका नाम है भारत में सांप्रदायिकता। आज हम सांप्रदायिकता क्या होती है, इसके उदय के क्या कारण है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय या अर्थ देखते हैं कि सांप्रदायिकता का केंद्र बिंदु समुदाय होता है। इसमें व्यक्तिगत हितों की बजाय सामुदायिक हितों पर बल दिया जाता है। सांप्रदायिकता एक समुदाय के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों को दूसरे समुदाय के हितों से प्रमुख मानती है, जिसमें समुदायों के बीच विवादों का उदय होता है। W.C. स्मिथ का मानना है कि सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो हर वर्ग के समूह के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इकाई पर बल देती है तथा इन समूहों के आपसी प्रतिरोध को उजागर करती है। इतिहासकार विपिन चंद्र के अनुसार सांप्रदायिकता के मुख्य 3 चरण होते हैं। पहला, एक ही धर्म को मानने वाले लोगों के सांसारिक हित एक समान होते हैं। यह सांप्रदायिकता के उदय का पहला आधार है। दूसरा, भारत जैसे बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के हित अन्य किसी धर्म के अनुयायियों के हितों से अलग होते हैं। यह उदार सांप्रदायिकता का चरण कहलाता है। तीसरा, जब ये मान लिया जाता है कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के और समुदायों के हित एक दूसरे के विरोधी हैं, इसमें उग्रवादी और हिंसक तौर तरीकों को अपनाया जाता है। यह उग्रवादी सांप्रदायिकता का चरण है। विद्यार्थियों, भारत में सांप्रदायिकता के संघर्ष की शुरुआत 1857 ब्रिटिश शासनकाल में दिखाई देती है। पहला, फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति तथा दूसरा, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा। विद्यार्थियों, अंग्रेज जब भारत आए तो देश का शासन मुसलमान शासकों के हाथ में था। उन्हें अपना आधिपत्य जमाने के लिए मुस्लिमों को कमज़ोर करना आवश्यक था। इसलिए अंग्रेज़ों ने हिंदू समर्थक तथा मुस्लिम विरोधी नीतियाँ अपनाई, जिससे मुसलमान वर्ग काफ़ी पिछड़ गया। ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को दी गई पश्चिमी शिक्षा के कारण भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इससे अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने मुस्लिमों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना प्रारंभ किया। अंग्रेज़ों ने ऐसी नीतियाँ अपनाई जिससे हिंदू और मुसलमानों में आपसी घृणा और फूट पैदा हो। विपिन चंद्र के अनुसार अंग्रेज़ों ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए हिंदू, मुसलमानों तथा सिखों को अलग अलग समुदायों का दर्जा दिया। अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं और न राष्ट्र के रूप में इसका विकास हो रहा है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो यहाँ पर मुस्लिमों का आधिपत्य था। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमानों के प्रति प्रतिशोधात्मक नीति अपनाई और केवल दिल्ली में ही 27,000 मुसलमानों को फांसी पर लटका दिया गया, जिसमें बहादुर शाह जफर के 3 पुत्रों का कत्ल कर दिया गया। परंतु उसके बाद क्या हुआ, इससे अंग्रेज़ों की मुसलमानों को उपेक्षित करने की नीति से मुसलमानों में सांप्रदायिकता की भावना का जन्म होने लगा। परंतु आगे जाकर जब हिंदू वर्ग के लोग पढ़ाई करने विदेश जाने लगे और उच्च शिक्षा हासिल की और बड़े बड़े पदों पर हिंदू वर्ग आसीन हुआ, जिससे
हिंदुओं में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होने लगा और उन्होंने हिंदू वर्ग ने अंग्रेजी शासन की बुराइयों को जनता के बीच उजागर किया, जिससे फिर वापस अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से दोस्ती करना उचित समझा और विभिन्न प्रकार की नीतियां अपनाकर हिंदू और मुसलमानों के बीच एक खाई या यूँ समझो कि फूट डालने की कोशिश की। तो यह सांप्रदायिकता का परिचय था। अब हम भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारण देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वह है राजनीतिक कारण। विद्यार्थियों, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना इस देश के मुसलमानों की स्थिति पर एक गहरा प्रहार था। अंग्रेज़ों के पूर्व मुसलमान इस देश के शासक थे, अतः अंग्रेज़ों को आशंका थी कि मुसलमान अपनी पुनः खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। यही कारण था कि 1857 के विद्रोह के समय जब हिंदू तथा मुसलमान साथ साथ लड़े थे, विद्रोह को दबा दिए जाने के बाद भी ब्रिटिश अधिकारियों ने विशेष रूप से मुसलमानों के प्रति घृणा की नीति अपनाई और 1857 की क्रांति के जस्ट बाद बहादुर शाह के तीनों पुत्रों को कत्ल कर दिया गया, जो कि मुग़ल बादशाह थे। उसी समय से अंग्रेज मुसलमानों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। तो यह था सांप्रदायिकता का राजनीतिक कारण। अब हम सामाजिक तथा आर्थिक कारण देखते हैं। विद्यार्थियों, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के उदय ने शक्ति संरचना में भारी परिवर्तन किए, जिससे भारतीय समाज के सभी वर्ग प्रभावित हुए। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के उदय के साथ उच्च वर्गीय मुस्लिमों का पतन प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व बंगाल में उच्च वर्गीय मुस्लिमों का सेना के उच्च पदों, प्रशासन एवं न्यायालयों में रोजगार का वर्चस्व था। अब उनके प्रभाव को कम किया गया, भूमि पर भी उनका आधिपत्य कम होने लगा। विशेष रूप से 1793 के स्थायी बंदोबस्त तथा 1835 में अंग्रेजी के राजभाषा बनने से उच्च वर्गीय मुस्लिमों की संपत्ति, शक्ति तथा प्रभाव में कमी आई। इस स्थिति का फायदा हिंदुओं को प्राप्त हुआ। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रति भी अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखा। फलतः मुस्लिम प्रकृति की दौड़ में काफ़ी पिछड़ गए। जैसा कि W.V. स्मिथ ने इस बारे में लिखा है कि अंग्रेजी साम्राज्यवादी शासन के अंतर्गत हुए आर्थिक विकास ने जिन लोगों को लाभ पहुंचाया, उनमें मुसलमानों की अपेक्षा हिंदुओं की संख्या अधिक थी। हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिमों ने अंग्रेजी शिक्षा, संस्कृति, नए व्यवसाय तथा प्रशासन के पद जैसी सरकारी सुविधाओं को बाद में अपनाया। परिणामतः मुसलमानों में बौद्धिक जागरण भी हिंदुओं के बाद हुआ। इस दौर में हिंदुओं के बीच एक नए मध्यम वर्ग का उदय आरंभ हुआ, किंतु मुसलमान अधिकतर सामंती जाल में फंसे रहे। तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के मध्य सरकारी सेवाओं में भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे सांप्रदायिकता का प्रारंभ हुआ। अब हम सांप्रदायिकता के उदय का तीसरा कारण अंग्रेजी नीति की भूमिका को देखते हैं। यद्यपि हिंदुओं तथा मुस्लिमों के मध्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सांप्रदायिकता मतभेद पहले से ही मौजूद थे तथा अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को जन्म नहीं दिया था, किंतु उन्होंने परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की। अतः अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई।
तो ये जो फूट डालो और शासन करो की नीति थी, यही आगे चलकर सांप्रदायिकतावाद का जन्म देती है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासकों के लिए आवश्यक हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में बनाए रखने के लिए नई नीतियों का प्रतिपादन किया जाए, और इसके लिए उन्होंने समाज में अपने समर्थक बनाने, नियंत्रण तथा प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ वर्गों को संरक्षण देना प्रारंभ किया ताकि समाज में अनेक आधार को मजबूत कर सके। दूसरी तरफ उन्होंने भारतीयों में एकता के मार्ग में बाधा पहुंचाने की नीति अपनाई, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि समाज के सभी वर्ग एक विचारधारा के अंतर्गत हो जाएंगे तो उससे अंग्रेजी शासन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। अतः उन्होंने राष्ट्रीय विचारधारा, संगठन तथा मांगों का विरोध करने के उद्देश्य से सांप्रदायिक मांगों तथा संगठनों को प्रोत्साहित किया। मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखने का प्रयत्न किया। सांप्रदायिकता ने ब्रिटिश सरकार को एक और लाभ पहुंचाया। सांप्रदायिक तनाव बने रहने तक या इससे और बदतर होने को अंग्रेजी शासन ने अपनी सरकार बनाए रखने के एक बहाने के रूप में प्रयोग करते हुए कहा कि मुख्य राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आपस में कोई समझौता नहीं कर सके। भारतीय जनता आपस में विभाजित रहे, अतः ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद भी वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहे। यानी कि विद्यार्थियों, अंग्रेजों ने समय समय पर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर हिंदू और मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया, और यही अंग्रेजों की नीति आगे चलकर सांप्रदायिकता को जन्म देती है। विद्यार्थियों, अगला जो कारण है वह है 19वीं शताब्दी में पुनरुत्थानवाद। तो विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थानवाद ने भी सांप्रदायिकता के विकास में काफ़ी योगदान दिया। 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थानवाद में विद्यार्थियों, हिंदू सुधारवादियों ने महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह तथा शिवाजी को राष्ट्रीय वीर कहा तथा अकबर, शाहजहाँ को विदेशी कहना प्रारंभ कर दिया, जिससे मुस्लिमों में आक्रोश की भावना का जन्म हुआ। मुसलमानों ने अपने गौरव और महानता की तलाश में अरब के इतिहास की शरण ली। गांधी ने अपने अनेक भाषणों में हिंदू प्रतीक चिन्हों और भाषणों में राम राज्य का प्रयोग किया। तिलक ने शिवाजी जयंती, गणपति महोत्सव प्रारंभ किया, जिससे मुस्लिम कट्टरवादियों ने शक की नज़र से देखना शुरू किया। तिलक एवं अन्य उग्रवादी नेताओं ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया, किंतु अपनी कार्यविधि में हिंदू धार्मिकता का बल देने से मुस्लिम नेताओं ने इसकी आलोचना की। इस प्रकार ऐसे समय में जब हिंदू और मुस्लिमों को हर प्रकार से एकता के सूत्र में बंद कर राष्ट्रीयता के प्रवाह को गति देनी थी, परंतु दुर्भाग्यवश वे ऐतिहासिक रूप से भिन्न भिन्न इकाई के रूप में उभर कर सामने आए। सांप्रदायिकता की भावना 20वीं शताब्दी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्रीय नजरिए तथा इस वक्तव्य से और अधिक सामने आई कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के रूप में दो राष्ट्र है। तो विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी में
जो पुनरुत्थानवाद हुआ और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र की मांग की गई, जिससे भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। अब हम अगला कारण इतिहास लेखन में सांप्रदायिकता को देखते हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इतिहास लेखन का प्रयोग सांप्रदायिकता को बढ़ाने में किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के हिंदू काल एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को मुस्लिम काल कहा, जिसमें क्रमशः हिंदू और मुस्लिम शासकों को कट्टर धर्मावलंबियों के रूप में चित्रित किया गया। इन विचारों ने भी सांप्रदायिकता के उन्माद को और बढ़ाया। अब हम सांप्रदायिकता के उदय का अगला कारण सरकारी सेवाओं में नियुक्ति का सांप्रदायिकता के विकास में प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, भारत में उस काल में अंग्रेज सरकार ही रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत थी। इसका फायदा उठाते हुए अंग्रेज सरकार ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हुए अपने फायदे के लिए अलग अलग समय पर हिंदुओं एवं मुस्लिमों को वरीयता दी। भारतीय इस चाल को समझ नहीं पाए और हिंदुओं और मुस्लिमों में दूरियां बढ़ी। अगला जो कारण है सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन। इस समय मुस्लिम राजनीति में सर सैयद अहमद खां का पदार्पण हुआ। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का सूत्रपात किया। सैयद अहमद खां ने अपनी गतिविधियों का आरंभ बिना किसी सांप्रदायिक भेदभाव के किया। उनका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में सुधार लाने की प्रक्रिया को आरंभ करना था। उन्हें आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता की ओर प्रेरित करना तथा सरकारी संरक्षण दिलाना था। इसके लिए उन्होंने 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जिसकी आधारशिला लॉर्ड लिटन ने रखी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किंतु 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद सर सैयद अहमद खां के विचारों में भारी परिवर्तन आया। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे, उसने अहमद खां को समझाया कि भारत के मुसलमानों का भविष्य आंग्ल मुस्लिम सहयोग पर ही निर्भर है, अन्यथा भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं की सत्ता पर निर्भर रहने के लिए विवश होना पड़ेगा। अतः 1887 ईस्वी से अहमद खां ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट नामक पत्रिका में कांग्रेस का दोस्त शीर्षक से कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार प्रारंभ कर दिया। इसी उद्देश्य से अगस्त 1888 में उन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की, किंतु यह संस्था विशेष सफल नहीं हो सकी और कुछ ही वर्षों में समाप्त हो गई। इसके बाद अहमद खां ने यह प्रचार करना प्रारंभ कर दिया कि यदि भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया तथा शक्ति भारत को हस्तांतरित कर दी गई तो हिंदू मुसलमानों पर शासन करेंगे। प्रारंभ में सर सैयद अहमद खां ने अपनी गतिविधियों को राजनीति से दूर रखा, किंतु जब कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध करने लगी तो अंग्रेजों ने मुसलमानों को भी कांग्रेस के विरुद्ध भारतीय राजनीति में उतरने के लिए प्रोत्साहित किया। 1898 में अहमद खां की मृत्यु के बाद नवाब मोहसिन उल हक ने उनके काम को संभाल लिया।
तो सर सैयद अहमद खां और इनके द्वारा जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया, जो शुरुआत में तो हिंदू मुस्लिम सहयोग पर आधारित था, परंतु आगे चलकर अहमद खां द्वारा गलत प्रचार प्रसार किया गया, जिससे भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। अगला जो कारण है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का, सांप्रदायिक संगठनों की भूमिका। सांप्रदायिकता के विकास में सांप्रदायिक संगठनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्य सांप्रदायिक संगठन मुस्लिम लीग 1906 में गठित हुआ और हिंदू सभा 1915 में गठित हुई। ये दोनों ही संगठन एक दूसरे के घोर विरोधी थे। अपने प्रचार एवं राजनीतिक गतिविधियों द्वारा उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों को एक दूसरे के निकट नहीं आने दिया तथा एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना फैलाई। तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में सांप्रदायिक संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला जो महत्वपूर्ण कारण था सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का, वह है बंगाल का विभाजन। तो विद्यार्थियों, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की योजना हिंदू मुस्लिम भेदभाव को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत में बढ़ते राष्ट्रीय प्रवाह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने का प्रचार किया, ताकि राष्ट्रवादी आंदोलनों को कमज़ोर किया जा सके। बंग भंग योजना इसी नीति का परिणाम थी, यानी कि बंग भंग योजना, बंगाल का विभाजन। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनता का बहुमत था। लॉर्ड कर्जन ने उस प्रांत का दौरा करके ये प्रचार किया कि बंगाल का 2 भागों में विभाजन मुस्लिमों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अतः जब राष्ट्रवादियों ने बंगाल के विभाजन को विरोध किया तो मुस्लिमों ने इसको अपने विरुद्ध समझा और हिंदुओं से विमुख होते गए। तो विद्यार्थियों, उपरोक्त कारणों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा 1905 आते आते मुस्लिम सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति में अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। विद्यार्थियों, आज हमने सांप्रदायिकता का अर्थ और भारत में सांप्रदायिकता के उदय के कारणों के बारे में अध्ययन किया। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।